तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैपेसिटेंस का Q&A का लेक्चर नंबर 1। तो आज हम लोग पहले पढ़ेंगे कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जेईई मेंस 2012 का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है, कह रहे हैं कि दो मेटालिक स्फीयर है, ठीक है, कितने हैं, दो मेटालिक स्फीयर है आपके, और दोनों का जो रेडियाई दिया गया है, कितना दिया गया है, पहले गिवन लिख लेते हैं। R1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और R2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ भैया, बताओ, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, वेरी गुड। फिर आगे की दिया गया है चार्ज, तो चार्ज हम ले लेते हैं Q1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -1 × 10⁻⁻2 कूलम, ठीक, और Q2 कितना दिया गया है, 5 × 10⁻⁻2 कूलम, ठीक है। अब कह रहे हैं इनको कनेक्ट कर देंगे, तो आपके दिमाग में डायग्राम होना चाहिए, दो स्फीयर है, एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, एक का रेडियस 1 है एक का रेडियस 3 है, ठीक है। इनको वायर से कनेक्ट कर दिया, वायर से कनेक्ट कर दिया। आफ्टर कनेक्शन इनका पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा, ठीक है, इनका कैपेसिटेंस जो था वही रहेगा, लेकिन इनका चार्ज जो है वो Q1 डैश, और ये एक्चुअल सिचुएशन है, ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो कह रहे हैं फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर, तो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द Q2, ठीक है, सिंपल है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पहले कितना चार्ज था पता है ना हमें, पहले कितना चार्ज था, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे निकालना चाहते हैं, अगर हम V लिखेंगे तो V इक्वल टू क्या जाएगा, V मतलब क्या हो गया, कॉमन पोटेंशियल, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, Q1 प्लस Q2 अपॉन क्या आ जाएगा, C1 प्लस, यही तो होगा, अरे टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। मैंने एक ही आइसोलेट करके इमेजिन कर लिया कि दोनों मिला करके हमने एक नया बना लिया जिसका कॉमन पोटेंशियल कितना है, V। यहाँ तो कोई गलत है क्या, तो क्या हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, जिसको इसको आता है वो करिए। तो C का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ, अगर हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ रेडियस लिखना, तो हमारे पास फॉर्मूला है या नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला, फॉर्मूला है आपके नोट्स में, ठीक है, करिए, ट्राई करिए। फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ रेडियस, 4πε0r, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैं इसका यूज कर लूंगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q1 Q2 तो मेरे को पता है, नीचे क्या आ जाएगा भैया बताओ, यहाँ आ जाएगा 4πε0r1 प्लस 4πε0, ठीक है, और ऊपर तो Q1 प्लस, तो पहले तो हमें फॉर्मूला मिलना चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि सर ε0 की वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, और खूब ढेर सारी वो मेहनत करेंगे। लेकिन मैं कहूंगा क्यों मेहनत करना है, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के बराबर होता है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, कितनी, नाइन होती है, ठीक है बेटा। अब देखो कितना आसान होता है कैलकुलेशन, हम लोग पता है क्यों नहीं कर पाते एग्जामिनेशन में, क्योंकि हम इन सब चीजों में फंस जाते हैं, हम लग जाते हैं बड़ी मेहनत करने, वहां पर वहां मेहनत करनी ही नहीं थी। देखो अब देखो ध्यान से, 4πε0 को मैं चाहूं तो कॉमन ले सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं, और 1/4πε0 को उठा करके मैं 9 10⁻9 लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा, क्या कैलकुलेशन आसान हो कठिन हो जाएगी, आसान हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चन किया जाता है। अब करके देखिए आंसर आएगा कि नहीं आएगा। सबसे पहले V निकाल लीजिए, तो ऊपर कितना बचेगा, सर ऊपर है -1 × 10⁻2 और 5 × 10⁻2, है कि नहीं, यही तो है। अच्छा ये बताओ, ये किसी को, अच्छा ये आप लोग पूछ ले रहे हैं, मुझे पता है इसमें हजारों सवाल मैं पूछ सकता हूं, अगर मैं स्टूडेंट होता तब तक मैं 50 सवाल पूछता मैं टीचर से, क्यों, क्योंकि मैंने डायरेक्टली कर दिया, और मैंने जानबूझ करके तो स्मॉल क्यों ना, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, मैंने जानबूझ के ये लिखा, और उससे अभी तक किसी ने पूछा ही नहीं कि सर आपने स्मॉल क्यू क्यों लिख दिया, यहाँ तो Q1 डैश और Q2 डैश होना चाहिए था, कैपिटल क्यू में लिखा था मैंने, है ना। और यहाँ पर पोटेंशियल कॉमन तो तब होगा जब वायर को जोड़ेंगे, Q1 Q2 तो तब के चार्ज जब आपने वायर जोड़ा ही नहीं था, सवाल तुरंत आना चाहिए था। तो वैसे कंसेप्ट मैंने जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने दिया था, मैंने बताया था कि जो टोटल चार्ज है, मैंने क्या सिखाया था, इसको होता है इतने बच्चे क्लास में हैं, है ना, वो अगर इस समय जिस भी पैटर्न में बैठे हुए हैं, तो ये एक स्फीयर 1 हो गया, स्फीयर 2 हो गया, मैं कहता हूँ जितने बच्चे हैं उतना चार्ज हो गया, हर बच्चा 1 कूलम चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, 10 है तो 10 कूलम इधर हो गया, 5 है तो 5 कूलम इधर हो गया, एक अंदाज के लिए, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर इनको रीअरेंज कर दे, तो क्लासरूम के अंदर जो चार्ज था वो पहले भी 15 कूलम रहेगा और बाद में भी 15 कूलम रहेगा, क्योंकि क्लासरूम जब देखूंगा तो दोनों स्फीयर को देखूंगा कि नहीं देखूंगा, तो कहते हैं टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, किसी भी सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज कंजर्व होता है।
तो चाहे मैं Q1 प्लस Q2 करूं, चाहे मैं Q1 डैश प्लस Q2 डैश करूं, टोटल चार्ज तो उतना ही रहेगा। समझ में आया? ये वहां पे मैंने लिखवाया हुआ है जब कॉमन पोटेंशियल, इसलिए कहता हूं ढंग से पढ़िए। जब ढंग से पढ़ेंगे तो ऐसे, क्योंकि अभी समझ में, अभी तो मैं कर दूंगा और आप मान भी लेंगे, यही सेम क्वेश्चन घर जाने के बाद ऐसे सर पकड़ लेंगे, ये क्या रख दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए कहता हूं अच्छे से पढ़िए। और अभी एक और सवाल नहीं पूछा आप लोगों ने मुझसे, ये भी नोट्स मैंने पढ़ाया था। एक और दूसरा सवाल मैं पूछता फटे से, मैंने बोला C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला होता है हमारा कॉमन पोटेंशियल का। उसको बनाते टाइम भी मैंने वहां पर भी सिखाया था कि C1 V1 का मतलब क्या हो गया, Q1 Q बराबर CV होता है कि नहीं होता है। अगर Q बराबर, देखो मैं एक ही फॉर्मूले से पूरे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा सारे प्रीवियस ईयर, एक सिंगल फॉर्मूले। आप अगर पढ़ने वाले होंगे तो आपको वो चीज समझ में आएगी कितना इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो Q1 ये है, मैंने कहा कि भूल जाओ कॉमन पोटेंशियल, मैंने कहा उस समय कोई पोटेंशियल V1 रहा होगा, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया, जब मैं जानता था तो मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया ही नहीं गया है कि पहले पोटेंशियल कितना था, वरना हमें कैपेसिटेंस चलो हम निकाल देंगे, कैसे, ये 4πε0r से, ठीक है, लेकिन हम कभी भी पोटेंशियल तो नहीं ढूंढ पाएंगे। तो ऐसे केसेस को याद रखो, फॉर्मूले तो आपके लिए ही होते हैं, लेकिन फॉर्मूले को कैसे आप अपने हिसाब से चेंज करते हैं, ये कला सीखना ही बहुत जरूरी है। जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चली गई, आंसर भी आ गया, गलत कुछ नहीं किया, लेकिन मैं कभी उसको सपोर्ट नहीं करूंगा। क्यों? तो कैपेसिटेंस के लिए हमने एक ऑलरेडी सिस्टम बना रखा है, हम उसको डिस्टर्ब करेंगे तो सब मिक्स नहीं हो जाएगा। अभी ये सिचुएशन मैच कर रही है, अभी नहीं मैच करेगी तो आपका काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए मैंने जब शुरू किया था तो पहले बोला कि भैया इसके लिए स्पेशली एक टॉपिक पढ़ाया गया है दैट इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल, तो वही यूज करो ना, उससे आंसर आएगा, कैसे नहीं आएगा। ठीक है, आप सब कुछ क्लियर हो गया, मैंने सारी बारीकियां आपको बता दी हैं। ध्यान रखना अगली बार ये सब सवाल आपकी तरफ से आने चाहिए। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, या तो अगर आपको आता है तो वेरी गुड। ठीक है, अब दूसरा वाला क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि दूसरा वाला क्वेश्चन सेम टू सेम है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक, सबसे पहले मैं आपको v देता हूं। चलो तो ये कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, v बराबर, बेटे बताइए, देखिए माइनस में देखिए मल्टीप्लायर जब सेम होता है तो इसको कॉमन लेकर के सिंपल आप एडिशन कर सकते हो। ठीक, 10 की पावर -2 दोनों में था तो कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, -1 + 5 आ जाएगा प्लस का 4। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर 4 × 10 पावर -2। ठीक, और अभी सिखाया और क्या लिख सकते हैं, 9 × 10 पावर 9। कैसे कर दिया, 1/4πε0 को कॉमन ले लिया, 1/4πε0 को कॉमन ले लिया। ठीक, अब बचा के R1 प्लस, ठीक है, अब मुझे बताइए R1 प्लस R2 को मैं क्या सेंटीमीटर में पुट कर दूंगा, क्या सेंटीमीटर में कर सकते हैं क्या? कभी ये गलती हो जाती है जल्दीबाजी में, तो नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब सब कुछ SI में सॉल्व कर रहे हैं तो, क्योंकि कैसे पता मुझे SI में कर रहे हैं भैया, इसकी यूनिट क्या है, कूलम। ये किसका है, SI का। ये क्या है भैया, सेंटीमीटर। ये किसका है, सीजीएस का। तो इसको क्या करेंगे हम, SI में कन्वर्ट। यही सब सिली मिस्टेक के कारण आपके नंबर कट जाते हैं। तो यहां पर आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा बताओ, एक 1 सेंटीमीटर था और एक आपका 3 सेंटीमीटर। मैंने क्या सिखाया, जब मल्टीप्लाई सेम निकाल करके ऐड कर दो। नोटिस करो ये और ये कट गया, 3 + 1 4 ही तो होता है। ठीक, आंसर क्या आ गया, 1/4πε0 है कि नहीं। ठीक, जिसकी वैल्यू आपको बताइए। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया v के लिए। तो v = 1/4πε0, इसको लिख सकते हैं। ठीक, अभी तक तो v तक पहुंचे। अगर हमें निकालना है तो Q2 डैश अगर निकालना है, Q2 डैश पूछा गया क्वेश्चन में, क्या पूछा गया, Q2 डैश, तो क्या हो जाएगा 4πε0 R2 C2, यही होगा इंटू v। ये तो करेंगे ना, अरे मैंने ये लिखा है, मैंने लिखा है C2 × v, जो नोट्स में लिखवाया है C1v और C2v, यही तो लिखवाया था। तो C2 को यही तो लिखेंगे, गलत कर दिया तो करो, तो आंसर क्या आ जाएगा देखो, बताएं। इसको ये भी नहीं करना पड़ेगा, देखना कैलकुलेशन कितने मजे की चीज है, कभी पैनिक होना ही नहीं चाहिए। v कितना बेटे, ये R2 है ना, ये R2 रहते हैं। v कितना है, v कितना है, v कितना है, 1/, R2 कितना है 3 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ गया, ये इतना लंबा लग रहा है ना सोल्यूशन, ये इतना लंबा है नहीं, ये आपके लिए लंबा है क्योंकि आपको मुझे सब कुछ करके दिखाना पड़ रहा है। जब आप सीख जाओगे
तो आप सबसे पहले ये सिंपल फॉर्म में लिखना सीखोगे फटाफट। ठीक है, जब स्पीड बढ़ेगी कैसे, जब मुझे ये सब लिखना नहीं पड़ेगा। मुझे सब लिखना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि आपको सब कुछ बताना है। ठीक, जब आप सीख जाओगे, 2-3 बार क्वेश्चन कर लोगे, तो आप देखोगे तो आप सीधे कॉमन पोटेंशियल में सीधे टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, और खटाखट क्या करोगे, आपको पता है 4πε0r होता है, तो सीधे R1 R2 लिखोगे, 1/4 को बाहर कर लोगे। एग्जाम में ये सब नहीं करेंगे हम। एग्जाम में हम कहां शुरू करेंगे, सीधे यहाँ आएंगे, और एक स्टेप ये हो जाएगा, और फिर अगला स्टेप ये वाला, खत्म। समझ में आएगा नहीं आया, 2 स्टेप में ऐसे सॉल्व होता है। तो ये इतना बड़ा सोल्यूशन जो आपको दिख रहा है, इसका रीजन है कि हम लोग हर एक स्टेप को धीमे धीमे कर रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन डायरेक्ट करें। देखो अगला क्वेश्चन को डायरेक्ट करते हैं, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं कि भैया वही सेम केस है, बस यहाँ पर क्या चेंज कर दिया, चार्ज को बदल दिया गया। चार्ज को कितना कर दिया, 10⁻²⁰ कूलम। यही तो हुआ है ना। सौम्या कोई दिक्कत हो बेटा बताइएगा। ठीक है, विजिबिलिटी ठीक है कि नहीं, एक बार चैट में बता दो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 10⁻² कूलम। ओके, अब देखो पूरे क्वेश्चन को हमें कुछ चेंज करना है क्या, बस हमें चेंज क्या करना है सर, क्या चेंज करना है बताइए। Q1 = सर 10⁻² कर दीजिए, और कुछ है क्या, नहीं। जब कुछ नहीं होता बेटे तो यहाँ क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻, क्योंकि 1 तो हर जगह होता है। ठीक है, सुनना ध्यान से। ठीक है, आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, सीधे अपन लिखेंगे V बराबर हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। क्या हमारा रेडियस सेम है, नहीं सर चेंज हो गया। ठीक है, 1 + 2 हो जाएगा ना, तो 3 आ जाएगा नीचे, 3 × 10⁻²। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा नीचे 3 × 10⁻², और मैंने क्या बाहर ले लिया, 1/4πε0। ठीक, और ऊपर क्या बचेगा, टोटल चार्ज। तो Q1 कितना है 1, और Q2 कितना है 5, जाएगा 6 × 10⁻²। ठीक, 3 × 2 = 6, ये तो ऐसे ही। ठीक है, बचा क्या, 2/4πε0, ये हो गया V। ठीक, तो क्या निकालना है हमें, छोटू के लिए निकालना है, ये तो करना है। कहा गया है कि छोटे वाले के लिए निकालो, ये लिखा है स्मॉलेस्ट स्फीयर, पढ़ो इसको, क्या लिखा है ना। Q1 डैश निकालनी है, तो Q1 डैश के लिए क्या हो जाएगा, C1 × V। C1 क्या हो जाएगा फिर से, 4πε0 R1 × 1/4πε0 × 2, यही तो है, कट गया। तो R1 × 2 करो, R1 कितना है 1, 2 × 10⁻² आएगा नहीं आएगा, क्यों भाई, देखो आंसर आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे ही होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया से पढ़ाई करेंगे, तो आपको सारी चीजें दिखने स्टार्ट हो जाएंगी। समझ में आया, ये है आपका स्टेप 1, स्टेप 2। कॉमन पोटेंशियल सबसे बेस्ट अप्रोच। ठीक है, बस अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पीछे करना है, किसी को लिखना है क्या पीछे, सबका हो गया, किसी को डाउट, चलो नेक्स्ट करें आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर। ठीक है, इतने क्वेश्चन से पूछे ही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, 1 मिनट जरा रुक जाइए, जरा इसका कलर ठीक कर दे, कलर बहुत लाइट है, बट वीडियो खराब हो रही है। चलो ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब ठीक है, ये क्वेश्चन करिए। विजिबिलिटी वेव, ठीक है, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। चलिए पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, देखो फटाफट, क्या है भाई, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल कैपेसिटर सी हैविंग ए चार्ज Q। स्टेटमेंट है बेटा, थ्योरी है, आप करके बताओ। सब लोग कर लो, एक ही बार देखेंगे ऑप्शन, तो सबको आ जाए तो बताइएगा। ठीक है, करें। देखो क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट, तो दिमाग में क्या आना चाहिए, 2 प्लेट बन जानी चाहिए। ठीक है, आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब क्लियर है, 2 प्लेट है, बाहर की अर्थिंग है, मतलब चार्ज सिर्फ इनसाइड है। ठीक है, चार्ज Q है और एरिया कितना है उसका A, तो एक तरफ प्लस Q रहा होगा, एक तरफ माइनस, इधर हो गया प्लस Q चार्ज, इधर क्या हो गया
तो ये हो गया कैपेसिटर। ठीक है, आगे इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, कह रहे हैं कि जो कैपेसिटर होता है वो क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, माफ करना, फोर्स जो है वो इनके बीच में जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ सेपरेशन, यानी कि इनके बीच की दूरी अगर इतनी है डी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा कह रहा है लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ये गलत हो गया है, पानी है क्या। तीसरा क्या है, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस। और चौथा क्या है, कौन सा ऑप्शन होगा। कहीं मैंने ऐसा पढ़ाया, अरे एफ इज इक्वल टू क्या होता है, इसे कुछ नहीं आता तो एक फॉर्मूला तो आजादी होगा, है ना। क्यों, कौन सा, जो भी पॉइंट पर जो भी कोई टेस्ट चार्ज है, क्या है, कोई भी जो टेस्ट चार्ज है, यही तो फॉर्मूला होता है। अच्छा ये बताओ, सेपरेशन, इसमें सेपरेशन तो प्लेट की सेपरेशन होती है, उससे कोई मतलब है क्या, पूरे फॉर्मूले में कोई डिपेंडेंसी है क्या, नहीं। तो ऑप्शन क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, सिंपल। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है, पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, थ्योरी से अगर आपको लिखना है, फॉर्मूला लिखना है तो बताइए, लिखवा देंगे। अरे क्या लिखना, वही लिख लो यार, है ना, क्यू ई, और वैल्यू भी पुट करके देख लेना उसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने पढ़ाई थी, वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है। और जो कि यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो फोर्स आपका इंडिपेंडेंट आएगा किसके, सेपरेशन, क्योंकि डी से कोई मतलब होता है नहीं। ठीक, और अगर आपको फॉर्मूला नोट्स में ढूंढोगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन। ठीक है, तो कहीं पर भी सेपरेशन आया, ए मतलब एरिया हो गया, अगर ये लिखा होता कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट पे डिपेंड करता है तो आंसर सही माना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये हो गया। जिसको नहीं आता है उसके लिए, इसमें कहीं पर बेटा डी नहीं है, डी नहीं है इसलिए ये इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये लिख लीजिए, नोट्स में डायरेक्टली लिखा हुआ है सब चीज। ठीक, आगे बढ़ जाएं, चलो नेक्स्ट, ये वाला करो, ये भी थ्योरी है, थ्योरी है पूरा का पूरा। जहां खत्म किया उस क्वेश्चन को वहीं शुरू कर लो, ये हो जाएगा। क्या है, अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, एयर मतलब मीडियम के बीच क्या है, एयर है, कैपेसिटी कितनी है सी, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट कितना दिया गया है, डी, सेपरेशन कितना है बेटा उसमें, डी। कह रहे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी, बहुत बढ़िया। बिटवीन द प्लेट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट, एयर कैपेसिटर मतलब ये समझ लो कि दो कैपेसिटर की जो प्लेट होती है इनके बीच का जो आपका मीडियम वो कैसा है, एयर। क्या है बेटा, एयर। इनके बीच की दूरी कितनी है, डी, और पोटेंशियल कितना है, वी। समझ में आ रहा है। तो कह रहे हैं फोर्स, अच्छा फोर्स आपको सी वी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू क्या था, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। आप इसको कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, आंसर आप निकाल लोगे। करो, तो कैसे करेंगे, जितने रिलेशन हमें पता है सब इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, करिए, ट्राई करिए। अरे कुछ नहीं आता, Q बराबर CV तो आता ही है, हाँ कुछ भी इसको नहीं आता, वो तो Q बराबर CV तो कर ही लोगे यार, है ना। कौन सा, गलत, सी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन हाँ, एक एक करके सब लोग बोल दोगे तो कोई ना कोई हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट ए क्या बन जाएगा आपका, एप्सिलॉन नॉट ए क्या बन जाएगा, सी इंटू, ठीक है, देखो आंसर आ गया, सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2, ए एप्सिलॉन नॉट क्या लिख देंगे, एक सी कट गया, सी बी स्क्वायर अपॉन, ठीक है भैया, कोई दिक्कत। ये सारे नोट्स में फॉर्मूले लिखवाए थे, ये मैंने पढ़ाया था कि कैपेसिटेंस इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी, एरिया एंड सेपरेशन, ये आपके टॉपिक है, इसके अंदर आपको लिखवाया गया है। नोट्स पलटेंगे 90% आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। सौम्या आपको आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, अगर कोई दिक्कत हो पूछिएगा। चलिए आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट, ये करिए जल्दी जल्दी करिए, सब आपके बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे नहीं गए अभी तक, जो सर्किट वाले क्वेश्चन होंगे उसमें ही मजा आएगा।
और पैरेलल प्लेट इज चार्ज टू अ पोटेंशियल V आफ्टर डिस्कनेक्टिंग। ये आपको पता है कहां से आया टॉपिक, कौन सा टॉपिक है ये? चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ाया गया था कि नहीं पढ़ाया गया था, है ना? तो कह रहे हैं भैया चार्ज कर रहे हैं, चार्ज कैसे करते हैं कैपेसिटर को? सिंपल, आप क्या करेंगे, सिंपल कैपेसिटर को आप किससे कनेक्ट कर देंगे? एक बैटरी से, है ना? और एक रेजिस्टेंस आप सर्किट में रखेंगे फॉर द सेफ्टी पर्पस, है ना? और अगर नहीं भी रखेंगे तो वायर रेजिस्टेंस तो होता ही है, ठीक। और क्या होगा, एक स्विच होगी, यही तो होती है सर्किट, ठीक है। अब पढ़ते हैं, आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द चार्जिंग बैटरी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड। अब ये कह रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को दिमाग लगाना चाहते हैं। मान लो इसका टोटल पोटेंशियल कितना सप्लाई हुआ, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज, यही तो होगा। मैंने कहा क्यू चार्ज सप्लाई की है हमारी बैटरी ने, तो मैक्सिमम चार्ज कितना यहां तक पहुंच सकता है, प्लस क्यू, है ना? और पोटेंशियल कितना, जो बैटरी का पोटेंशियल बहुत अगर लॉसलेस आपकी सर्किट है, ऐसी सर्किट जहां पर कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, तो जितना पोटेंशियल का सब कुछ इसने दे दिया है इसको, तो कितना पोटेंशियल इसका होगा, इसका पोटेंशियल भी V। अब क्या कह रहे हैं कि अगर मैंने इनके बीच की सेपरेशन बढ़ा दी, ये जो D डैश है वो ग्रेटर देन हो जाए किससे, D से। आराम आराम सोचना, अभी एक फॉर्मूला लिखा था मैंने यार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, P के। अभी तो पीछे एक फॉर्मूला लिखा था हमने, ना एरिया बदला ना हमने मीडियम बदला, सिर्फ हमने उनके बीच की दूरी बढ़ा दी। तो जब दूरी बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस घटेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यूजिंग एन इंसुलेटिंग हैंडल एज, इंसुलेटिंग हैंडल पता है क्यों लिखा हुआ? हर एक चीज का मीनिंग होता है बेटा, ऐसी हवाबाजी नहीं है। ये क्यों लिखा हुआ आप पूछना चाहिए था, ये क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल चार्ज इसके ऊपर था वो चेंज नहीं होगा, इंसुलेटिंग होगा तो उस पर कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए कह रहे हैं कि जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में भी रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। आगे कह रहे हैं एज अ रिजल्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, तो कह रहे हैं बताओ V के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, दिमाग लगाओ। मैंने C का रिलेशन आपको दे दिया, बाकी दिमाग आप खुद लगा लीजिए। हाँ, घटेगा या बढ़ेगा? Q बराबर CV, V बराबर, अरे यार क्या बेवकूफी कर रहे हो, क्या बेवकूफी कर रहे हो? हम बच्चों की तरह पढ़ाते हैं, इतना अच्छा पढ़ाया, इतनी अच्छी बात बताई हमने कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली बात हमने। Q बराबर होता है CV। Q चेंज हो रहा है क्या? अभी तो दिखाया। V के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन C चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? C डिक्रीज हो रहा है सर। अरे अभी तो लिखा हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका अर्थ यही होता है कि जब D बढ़ेगा तो उसका उल्टा होगा, तो ये घटेगा। कैपेसिटेंस अगर घट गया तो दादा ये बताओ, V बराबर हो गया, Q सेम है, और आपका C डिक्रीज कर गया, और जब डिनोमिनेटर घटता है तो पूरी वैल्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कॉमन सेंस वाली बात है। अरे लो, ये कॉमन सेंस में नाराज हो गए हैं। तो क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, हम लोग ने इसका डिस्कशन कर ही लिया है, लिख देते हैं एक बार फटाफट। क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला बताओ? C इक्वल टू क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, एज D इंक्रीजेस C क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा, ठीक। और Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV, ठीक है। तो C डैश क्या कहते हैं अगर हमने आफ्टर मेकिंग चेंजेस, है ना? तो क्या हो जाएगा? C डैश विल बी लेस देन C, जो पहले आपका कैपेसिटेंस था उसके हिसाब से चार्ज अपॉन C डैश। तो यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा बताइए? एज C डिक्रीजेस पोटेंशियल विल इंक्रीज, तो यहां से जाएगा V, ठीक है। ये आपका प्रूफ कर दिया मैंने, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, ऑन कैपेसिटेंस, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करिए, ट्राई करिए। चलिए देखिए भाई, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके पास क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A, ठीक। सेपरेशन कितना है? T, ठीक। और मीडियम कौन सा है? ये क्या लिखा हुआ? A है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एक इंसुलेटिंग स्लैब यानी कि डाइलेक्ट्रिक। इंसुलेटिंग स्लैब का मतलब मैंने क्या सीखा? डाइलेक्ट्रिक होता क्या था? मैंने कहा था कोई भी ऐसा मटेरियल यूज करो जो कि कंडक्टर ना हो, वो सब क्या हो जाएंगे आपके? डाइलेक्ट्रिक हो जाएंगे, ओके। तो अब यहाँ पे हमें इंसर्ट किया, उसकी कितनी विड्थ है या थिकनेस है कितनी, ठीक। और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना होगा? जितना प्लेट का एरिया क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है।
आगे क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट उसकी उसकी वैल्यू कितनी है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की 4। ठीक है, तो हमारे पास हर चीज का एक फॉर्मूला बना हुआ है। तो कह रहे हैं नया कैपेसिटेंस जो अब होगा डायरेक्ट्रिक डालने के बाद उसका रेशियो कंपेयर किसे करना है, जब डायरेक्ट्रिक नहीं इंसर्ट किया था। तो जब डायरेक्ट्रिक नहीं इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए तो बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है ना। ये आपका बनके तैयार हो गया पहला फॉर्मूला, कि जब डायरेक्ट्रिक हमने नहीं डाला। डायरेक्ट्रिक डालने के बाद होगा क्या, सर आपने सिखाया था कि इस केस में सीरीज वाला खेल हो जाएगा, इधर एक C1 आधा C1 हो जाएगा, ऐसा मतलब ऐसा कैपेसिटेंस जो कि एयर मीडियम में काम कर रहा है, और यहाँ पर दूसरा कैपेसिटेंस की तरह ये काम करेगा। ठीक, अच्छा जिसको ये भी नहीं याद है तो ऐसे केस में एक फॉर्मूला लिखवाया है मैंने, कॉपी पलटी है, उसमें एक फॉर्मूला देखिए क्या फॉर्मूला है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस क्या है थिकनेस है ना, D माइनस टी प्लस, यही तो फॉर्मूला लिखवाया है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। तो इससे रेशियो अपन निकाल लेंगे, कर लीजिए, वैल्यू पुट कर डाली सबकी। कितना बेटा, पहला आ रहा है, सही भी आ रहा है, लेकिन फिर भी कैलकुलेट करो, जिसका नहीं आ रहा है वो वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेगा, जिसकी वैल्यू पता है वही वैल्यू पुट करेंगे, जो नहीं पता वो ऐसे छोड़ देंगे। क्या हमें थिकनेस की वैल्यू पता है, यस D/2 पुट कर लो बस, और K की वैल्यू 4 है, तो इतनी वैल्यू पुट करो, बाकी चीजें ऐसे छोड़ दो। जब सारी वैल्यू हम पुट कर लेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, CK इज इक्वल टू, देखिए मैं कर रहा हूं, इसको नहीं आ रहा डरने कोई बात नहीं, देखो नीचे क्या है D माइनस D/2 प्लस D/2 इंटू K कितना है 4, D पूरा कॉमन ले लो, तो यहां से कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 प्लस 1/, ठीक है। ये पूरा क्या है बेटा C0, हमसे पूछा क्या गया है CK अपॉन C0, और ये कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, यहाँ एलसीएम निकालने आता है, निकाल लेंगे, आंसर बता दीजिए। पहले आप इसको कर लीजिए चाहे उसको कर लीजिए, बॉड मास रूल यूज करना, गलती मत करना, एडिशन पहले सब्ट्रैक्शन बाद, कुछ भी कर लो आंसर तो आ ही जाए, ठीक है। अरे 1 माइनस 1/2 करोगे तो कितना आएगा, कितना टाइम क्यों वेस्ट करते हो तुम, कैलकुलेट क्यों, मैं देख रहा हूँ वो लोग ये भी सॉल्व कर रहे हैं, यार एक में से आधा जाएगा तो आधा ही तो बचेगा, और बचा क्या ये 1/8, एलसीएम कितना आएगा 8 ही आएगा, 2 से उसको भाग दे सकते हैं, तो 4 + 1 5 हो जाएगा, 5/8, 8 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये CK अपॉन C0, ये हो जाएगा 8/, इतना टाइम क्यों लगा, तो स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी, और थोड़ा सा कैलकुलेशन में ना बहुत पैनिक मत हुआ करो, बहुत हल्का सोचना है, देखना ज्यादा है, ऑब्जर्व जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको कैलकुलेशन आसान लगेगा। अगर आप इसको देखोगे ढंग से, अब जैसे यहाँ पर तुम पेन चलाएंगे देख तो लेते एक बार, एक में से आधा गया बचा आधा सीधे, तो कहाँ टाइम बचा कि नहीं बचा, और यहाँ पर एलसीएम यार 2 और 8 है, और 2 4 8 होता है, जब भी डिवाइड कंप्लीटली हो जाए सीधे बड़े वाले को एलसीएम मार लो, ठीक है। और फिर जब ऊपर न्यूमरेटर में कैसे आता है, तो जब एलसीएम 8 हो जाएगा 2 से भाग दोगे तो 2 4 8 होता है, वो जो कोसेंट होता है वही ऊपर लिख दिया जाता है, और 8 इक्का मारा था एक लिख देंगे, 4 + 1 5 हो गया, सीधे सीधे कैलकुलेशन हो रही है। और डिनोमिनेटर मैंने कितनी बार हटवाया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहा जाता है न्यूमरेटर, बस ऐसे हट जाओ तो आपको कैलकुलेशन आसान लगेगी। लेकिन अगर आप जो बातें मैं बता रहा हूँ वो भूल जाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो स्पीड बढ़ेगी जब आप थोड़ा सा आराम आराम से प्रैक्टिस करोगे, और हर बारीकी पे ध्यान दो, छोटी छोटी बातें जो होती है बड़ी कीमती होती है। स्पीड मेरे अंदर कहाँ से आती है, मैं कोई जादू नहीं करता हूँ, बस चीजें मुझे दिखने लगती है, ऐसे मैं देख रहा हूँ ऊपर से मुझे दिखना स्टार्ट हो गया। कैसे दिखना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैं बड़ी ऑब्जर्व आराम से बहुत शांत दिमाग से देख रहा हूँ। आप अगर छटपटाएंगे दिमाग में तो कभी भी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, याद रखिए। क्यों? क्योंकि फिजिक्स आप देखते ही वैसे ही पैनिक में, आधा तो पैनिक आपको फिजिक्स देखते ही हो गया, अब बचे आधे दिमाग में ये काम करना है, और उसको भी अगर बहुत इंगेज कर दोगे तो कैलकुलेशन होगी ही नहीं। तो सिंपल तरीका क्या है, जितना दिमाग बचा है उसको शांत रखो, जब शांत रखोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। समझ में आया, और एरर भी खत्म हो जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार यही अप्लाई करके दिखाना, ये क्वेश्चन में हो जाएगा। क्या है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या दिया हुआ विद एयर। क्लियर, दिमाग में आ चुका है कि दिमाग में कैपेसिटर बन जाना चाहिए, बीच में एयर है, उसका फॉर्मूला है C = ε/A/d
डी, अगर कुछ नहीं आता ये फॉर्मूला तो आ ही गया। ठीक है, फिर आगे कह दिया कि यहाँ पर कितना है कैपेसिटेंस, सी दिया है 6 माइक्रोफैराड, माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस 6, तो 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि एसआई फॉर्म में ही हम कैलकुलेशन जल्दी करते हैं। ओके, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, कितना किया अभी देखते हैं। तो हमें पहले ही हमने रटवाया हुआ है, नोट करके रटवाया है, डाइलेक्ट्रिक आएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ाएगा, डाइलेक्ट्रिक आएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ाएगा। तो भैया क्या कह दिया, देखो ना लिखा हुआ है कि कितना हो गया 30, समझ में आया नहीं, कितने गुना हो गया, 5 गुना हो गया, 5 गुना कैपेसिटेंस बढ़ गया, 5 6 30 होता है ना भैया, तो 5 गुना। फिर करें परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कितना भैया, ये वैल्यू दे दिया। अब आपसे क्या कह रहे हैं, अरे कंप्लीट ही क्वेश्चन है, अच्छा परमिटिविटी पूछ रहे हैं, ओके कोई नहीं। तो बेटा आपको परमिटिविटी पता है क्या होती है, ये देखिए इसी कहते हैं परमिटिविटी, ये भी सिखाया है, और इसकी वैल्यू क्या होती है एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो भैया तुम्हें ये निकालना है, तभी तुम ये निकालो। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि डायरेक्टली कांस्टेंट नहीं दिया पूरे क्वेश्चन में, सिर्फ कैपेसिटेंस दिया है। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो जिसको फटाफट फटाफट आता है पढ़ने को, उसको पता है क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन बी। पता है ऐसा क्यों लिख दिया मैंने, सुन लो ध्यान से, क्योंकि कहीं पर भी ये नहीं बोला गया है कि कैपेसिटेंस के कुछ हिस्से में हमने डायरेक्ट्रिक फिलिंग करी। तो मैंने क्या सिखाया था, जब कुछ ना दिया हो तो हम मान लेंगे कि पूरे कैपेसिटर के बीच में जितनी भी जगह थी उसमें क्या कर दिया हमने, डायरेक्ट्रिक भर दिया। तो ऐसे ही इसके लिए फॉर्मूला कौन सा वाला था, ये वाला। समझ में आया कि नहीं आया। और जब हम सी नॉट लिखेंगे तो क्या जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। समझ में आया। और देखो ध्यान से, दोनों में हमें क्या सी के पता है, यस पता है सर ये दिया है, क्या हमें सी नॉट पता है, यस पता है सर, क्या हमको एप्सिलॉन नॉट पता है, हाँ पता है, ए पता है, डी पता है। क्यों पता करना है यार, ऐसे डिवाइड कर दो, बचा क्या, ये कितना है 30/6 इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ये भी नोट्स में लिखवा रखा, ये भी नोट्स में लिखवा रखा। मुझे एक बात तो ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, सी के अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू के होता है। और बताओ क्या चाहिए, तो तुम्हें एप्सिलॉन आर दे दिया, कितना आ गया इसकी वैल्यू 5। हम बड़े की मजे की बात क्या है, 5 ये हो गया, और आपका एप्सिलॉन नॉट कितना 8.85 10 पावर माइनस 12, ये हो गया तुम्हारा परमिट। क्वेश्चन सॉल्व, इतना ही करना था। समझ में आया। स्पीड तब आएगी जब आपके अंदर ज्ञान आएगा। ज्ञान कैसे आएगा, नोट्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कितने बच्चे हैं जो कहेंगे अरे सर यही तक तो होगा, इसका क्या करना है, क्योंकि परमिटिविटी को डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान लेते हैं, वो होता नहीं है। ये याद रखो, यही होती है असली परमिटिविटी। एयर में ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 1, तो हर जगह फॉर्मूले में लिखा रहता है एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया कि नहीं आया। छोटी सी बात है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे अगर आपको ये बात पता नहीं रहेगी। करिए फटाफट आंसर बताइए। आंसर मैंने निकाला है, आंसर तो आप ही को निकालना है बॉस। क्या बेटा 0.44 10 पावर माइनस, कंप्लीट बताओ, -12 होगा, नहीं 12 होगा, 10 होगा। ऑप्शन नंबर, कोई दिक्कत हुई क्या, हाँ अब और ट्रिक सिखाते हैं, है ना। अभी मजा नहीं आया, है ना। बिना पेन चलाए वो ऑप्शन आना चाहिए, बिना पेन चलाए वो ऑप्शन है, तभी तो मजा आएगा, तो वो मतलब ही नहीं पढ़ने का। अच्छा बताओ 5 के 40 होता है कि नहीं होता है। क्लियर हो गया कि ये और ये गया, बी और डी तो गया, बी और डी तो खत्म हो गया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा 8.85 को 8.8 देखो, मैंने क्या बोला 8.8, बड़ी संख्या तक रुक जाओ। ठीक है, कितना हो गया 5 के 40 और 5 अटे 40, 40 का 4 जाएगा 44 आएगा, 4.4 तो दिख ही रहा होगा। तो ठीक है, एक डेसिमल खसकाओगे तो 1 10 मिलेगा प्लस वाला, तो -12 था तो 1 10 आएगा तो -11 कर देगा। -11 आते ही ये काम खत्म, इसका -11 आते ही काम खत्म। समझ में आ रहा है। तो बचा क्या, बी सी सॉरी सी। ठीक है, पेन पे चलानी है, तो पेन बहुत चलाते हो, दिमाग चलाओ। पेन ज्यादा क्या चलाना है, दिमाग। जब दिमाग चलाएंगे तो स्पीड आएगी। तो कॉम्पिटिटिव में तुम्हें क्या लगता है कि बैठ के वहां पे गाथा लिख रहा है कोई। पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा ध्यान देते हैं। देखो कंसेप्ट देखो, हम बता रहे तुमको, अभी तुम लोग थोड़ा सा बनो, थोड़ा सा जो होता है ना कॉम्पिटिटिव नहीं हो। स्पीड सबसे ज्यादा जरूरी होती है टॉपर के अंदर। स्पीड आती कैसे है, जब तुम बैठ के कंसेप्ट पढ़ोगे तो वो तुम्हारे साथ पढ़ेगा, लेकिन जब वो घर जाएगा तो कंसेप्ट साइड से रखेगा, पहले अपनी स्पीड बढ़ाएगा।
क्या करेगा, सीधे न्यूमेरिकल उठाएगा, कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन करता जाएगा, हर कैलकुलेशन में उसको एक तरीका मिल जाएगा, क्योंकि एक ही चीज को 3-4 बार करेंगे तो 5वीं बार में लगेगा कि यार ये तो फर्जी कर रहे है कि नहीं है। ऐसे ही तो हर आदमी बनता है। मैंने मैथ कैसे सीखी, हमारा तो एक ही तरीका था, दिमाग नहीं लगाना है, कॉपी भरनी है, टारगेट सिंपल है, कॉपी भरनी है। कैसे भरनी है, किताब को 3 बार लगा लिया, कॉपी भर गई, सोचेंगे नहीं ज्यादा। मैंने आज भी देखो तुम्हारे सामने एक भी क्वेश्चन में मैंने बहुत सोचा, बहुत कॉम्प्लेक्स किया। ये जो तरीका है पढ़ने का, ये स्टार्टिंग से ऐसे ही रखा है, क्योंकि जितना सिंपल दिमाग रहेगा उतना स्पीड ज्यादा होगा। जितना ज्यादा बहुत गियर अगर लगाना है 1 2 3 4, ऑटोमेटिक गाड़ी कभी नहीं चलाए हो ना, ऑटोमेटिक गाड़ी कैसे चलती है, एक्सीलेटर दबाते जाओ वो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन गियर वाली गाड़ी में पहले क्लच लो, ब्रेक लो, है ना, तो उसमें झटके बहुत लगते हैं, ऑटोमेटिक झटका ही नहीं लगता। इसका रीजन क्या है, मैं वही समझाना चाह रहा हूं। तो दिमाग भी तो वैसे ही काम करता है। दिमाग जितना अलग अलग, हर चीज के लिए एक अलग सिस्टम बना रखा है तुमने, कि मल्टीप्लिकेशन के लिए एक सिस्टम है, एलसीएम के लिए सिस्टम है। जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स करोगे उतनी ज्यादा दिक्कत होगी, उतनी स्पीड ब्रेकर आएंगे। और जितना स्मूथ, मतलब क्या, प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर हमें। अभी सीख गए हम, ठीक, अभी हम ट्रिक बता दिए, तुम सुन लियो, तुम्हें मजा आया, घर जाकर के छोड़ दिया, बात कितनी भी छोटी हो। नोटिस करो, कभी हमने ये नहीं सिखाया कि छोटी बात को वैल्यू मत दो, बल्कि मैं तो हर सवाल ही छोटी बात से करता हूं। सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी सबने पढ़ा कि हमने अकेले पढ़ा? सबसे पहले कोई भी किताब खोलता है वही एक फॉर्मूला खोलते हो कि नहीं खोलते हो? क्या मैंने पूरे क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर उसे सॉल्व किया कि नहीं किया? वही सेम कंसेप्ट वापस रिपीट किया कि नहीं किया? तो तुम लोग को ये क्यों नहीं समझ में आता है कि कुछ भी बड़ा और छोटा नहीं होता है, हमें यूज करना आना चाहिए। और सारे फॉर्मूले एकदम सिंपल होते हैं, लेकिन आपको देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। हमें समझ में नहीं आता तो हम क्या करते, रट जाओ। सब जगह काम करेगा, फिजिक्स में काम नहीं करेगा। नहीं, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं हो जाएंगे, बस छोड़ रहे हैं 2 मिनट, अभी 3 मिनट है मेरे पास। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? फिजिक्स करने का मंत्र सिंपल समझ लो भैया, कि जितना सिंपल, जितना क्लियर हमारे पास फॉर्मूला होगा, उतना ज्यादा हम अप्रोच कर पाएंगे। क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा दिमाग लगाओ, सोल्यूशन करने में ज्यादा दिमाग लगाओ, आपको प्रैक्टिस करनी है बस। क्वेश्चन समझना, मैंने क्या बोला, पढ़ना समझने की कोशिश करनी है, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्योंकि फिर ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे ना, तुरंत आंखें चमक जाएंगे, अरे ये तो किया है। जो कॉन्फिडेंस एग्जामिनेशन हॉल में आता है वो कैसे आता है, जब प्रैक्टिस किए रहोगे, तब वहां जब क्वेश्चन देखोगे तुम्हें पता रहेगा कि इसमें कहां से जाना है। तो जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कितना भी पढ़ लीजिए थ्योरी, जो थ्योरी बच्चे हैं ना, हम देखेंगे तो कॉम्पिटेटिव तैयारी कर रहे हैं और लेके जो है नोट्स बैठे 8-8 घंटे नोट्स पढ़, क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला याद कर, क्या कर रहे हैं, नोट्स याद कर। जब तुम सवाल लगाओगे, कॉमन सेंस लगाते हैं, जब तुम सवाल लगाओगे तो तुम्हें उस कंसेप्ट जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो जब तुम सवाल लगाओगे, जब तुम फंसोगे, तो तुम कहां जाकर के रुकोगे, उसी नोट्स पे रुकोगे ना। मैं कहता हूं नोट्स कम पढ़ो और क्वेश्चन ज्यादा लगाओ, क्वेश्चन से ऑटोमेटिकली तुम नोट्स पढ़ ही लोगे। जब तुम क्वेश्चन लगाओगे और जब तुम डाउट लेके भागते हुए हमारे पास आओगे, तो हम कहां भेजेंगे तुमको, जाके नोट चेक करो। ये लड़की पूछी उस दिन क्वेश्चन, क्लास के अंदर ही पूछ रही थी, हमने कहा देखो नोट्स में यहां लिखा हुआ है, खोला, इसको समझ में आ गया। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, आप लोग क्वेश्चन से भागते हैं। 90% हमसे कहते 50 क्वेश्चन लगाना है आज, अरे सच, नोट्स पढ़ लेंगे तुम्हें, और नोट्स पढ़ते रहेंगे और कभी भी रिजल्ट नहीं आए। समझ में आ रहा है? तो साइकिल क्या होनी चाहिए, हम लोग क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे और घर पे जाके सीधे क्वेश्चन लगाएंगे, बीच का कुछ सोचना ही नहीं है। जब क्वेश्चन लगाएंगे तब फंसेंगे, जब फंसेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नोट्स खुल जाएगी और नोट्स बन भी जाएगी। तो आपके पढ़ने का तरीका सही नहीं रहेगा तो आउटपुट कभी भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर से हम लोग ट्राई करते हैं, जो कंसेप्ट सीखा है उसी से एक
ना है इससे। कैसे निकलेंगे? नहीं निकल पाएंगे। अरे भैया वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट होती है? और कुछ है रेलेवेंट क्या है यहाँ पे? जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें कुछ और रेलेवेंट है क्या? नहीं ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। ठीक है, चलो देखो फटाफट करते हैं यार। सी का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। सबसे पहले लिख डालो फटाफट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड विद पोटेंशियल का होता है रिलेशन इज इक्वल टू वी अपॉन डी और v इज इक्वल टू ईडी। ये फॉर्मूला होता है, सब पढ़ाया है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। ये फॉर्मूला लिख लो, v फॉर पोटेंशियल और d फॉर सेपरेशन या फिर जो भी पोजीशन है उसकी। हमें एरिया एरिया निकालना, याद रखना हमें एरिया चाहिए। एरिया के लिए जितने फॉर्मूले बना सकते हो बना लो। तो क्या हमें डी पता है क्या? क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में डी पता है क्या? हमें नहीं पता है ना। जो नहीं पता है उसी के लिए तो काम करना होता है। तो डी की जगह क्या आ जाएगा? डी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी अपॉन ई आएगा कि नहीं आएगा? वी अपॉन ई आएगा। तो बेटे नीचे क्या आ जाएगा बताओ? नीचे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और ऊपर क्या चल जाएगा? पोटेंशियल। यहां तक कोई दिक्कत? हमें ए का फॉर्मूला चाहिए, तो ए के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बी। ये हो गया हमारा एरिया के लिए, खत्म। अब कर लो, सारी वैल्यूज पता है, सारी वैल्यूज पता है, हम कर सकते हैं यहां से। तो हमको पता है कि सी कितना दिया है क्वेश्चन में? 80 पीको फैरेड। क्या होता है पीको का मल्टीप्लायर? करो, हाँ करो। जल्दी से आंसर बताइए, आप कर लेंगे, सबको ही कर लेगा। अच्छा कर रहे हैं आप लोग। कैलकुलेट कर रहे हैं कि मैं करूं? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 10 पावर माइनस 12। अभी तो करवाया था, है ना? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पीछे क्वेश्चन में करा था, याद करना है बेटे आप लोगों को। आप लोग भूल जाते हैं। पी को मतलब 10 पावर माइनस 12 से मल्टीप्लाई कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है? 10 10 टू द पावर 9। नीचे क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 पावर माइनस 12। एप्सिलॉन नॉट कितना है? कितना? 3 दिया हुआ। कितना? 3। और v कितना है बेटा? 12,000। तो 12 इंटू 10 पावर 3। ये ठीक है। अब सॉल्व कर दो। ठीक है, अभी आपकी कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूं। ये आंसर आएगा 3.6 10 पावर माइनस 5 मीटर। ये इसका आंसर। अरे यार ये पावर ऐसी कैंसिल हो गई, की पावर 6, ये -12 है, ऊपर भी -12 है, ये ऐसे ही खत्म हो गया। बचा क्या? यहाँ से ऊपर कर ही दे रहे 8 इंटू 10 टू द पावर 7 और नीचे क्या बचा? 36 गुणे 8.8। यही तो है, कर लो। ये आ गया 1.1, खत्म। सॉल्व कर दो। ये 12 कहां से आ गया नीचे? वो 12 कहां से आ गया? वी तो ऊपर रहेगा ना। वी तो वी इज इक्वल टू आ जाएगा वी अपॉन डी। तो वी नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा? ये मेरे से गलती हुई, माफी चाहते हैं। ये वी हो जाएगा और ये ई हो जाएगा और बाकी सब तो ठीक है। ये मेरी गलती हो गई, माफ करिएगा। मैंने बोला भी सही था लेकिन लिखा गलत। चलो तो पूरा सही करना पड़ेगा, ठीक कर दो।
ये ठीक है, ये भी ठीक है, और बगल में v आपका नीचे आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा नीचे, v इज इक्वल टू v अपॉन e, और एरिया के केस में, अरे लिखा हमने यहाँ सही था यार, फिर उल्टा कर दिया, क्या कर रहे हैं। लिखा तो एकदम ये हो गया e, और यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा ये देखो CV इधर जाएगा और बाकी सब नीचे आएगा। यहाँ पर V होगा, यहाँ पर E होगा। अब ठीक कर लो, अब ठीक कर लो भाई, जहां जहां गलती। तो ऊपर क्या पुट करना है, इसको काटो, ये नीचे आ जाएगा, और ऊपर क्या जाएगा 12 into 10 पावर। अब ठीक हो, अब ठीक है, अब सही है, अब करो। एक गलती और पूरा का पूरा कैलकुलेशन खराब हो, फिर से करना पड़ेगा। देखो 80 इंटू, अब कितना जाएगा 12 इंटू 10 पावर 3, और नीचे क्या आ जाएगा 8.8 इंटू 3 इंटू 10 पावर, ठीक है। ये गया यहाँ जाएगा 6, और ये हटाओगे तो जाएगा 5, और 10 की पावर -5 यहाँ से मिल जाएगा, और 8 इंटू 12, और नीचे 8.8, ये 1.1 बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 चौक 12, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 10 की पावर -5 भी आ जाएगा। 4 को डिवाइड कर लोगे 1.1 से 3.6 पे अप्रॉक्स आ जाएगा। अगर 3.6 में पावर माइनस, ये लो, ये आंसर आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।